हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़िए लिखिए, तरक्की कीजिए और अपने माँ बाप का, अपनी यूनिवर्सिटी का और देश का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ JVN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। तो हम डिस्कस कर रहे थे मॉनेटरी पॉलिसी इन एन इकोनॉमी। इसमें हमने इसके मीनिंग्स के ऊपर डिस्कस किया कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, कैसे काम करती है, ये सारी चीज़ें। फिर इसकी ऑब्जेक्टिव देखे कि अब मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों भाई मॉनेटरी पॉलिसी को इंडिया के सेंट्रल बैंक के द्वारा बनाया जाता है, मार्केट में किस तरीके से ऑब्जेक्टिव, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, मनी सप्लाई करना, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, क्रेडिट कंट्रोल, ये सारे कैसे ये ऑब्जेक्टिव है उनके ऊपर डिस्कस किए। इसके बाद अपन ने इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर डिस्कस किया कि RBI के मॉनेटरी पॉलिसी में इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं, कि वो कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंट्स उपकरणों का यूज़ करके मार्केट में मनी की सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें क्वांटिटेटिव है, जिसको अपन जर्नल और इनडायरेक्ट मेथड के नाम से जानते हैं ऑलरेडी, और क्वालिटेटिव जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हें अपन सिलेक्टिव और डायरेक्ट मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो जब हमने इनमें सारी चीज़ें बैंक रेट, क्वांटिटेटिव में हमने देखो बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSFR, ये सारी चीज़ें डिस्कस की। इसके बाद अपन ने सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स में चेंज इन मार्जिन मनी, मॉरल सुएशन, ये सारे डिस्कस कर लिए हैं। ये सब डिस्कस करने के बाद अब डिस्कस करते हैं अपन आज लिमिटेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, कि क्या कमी है। अब बाकी सब चीज़ें होने के साथ में अब मॉनेटरी पॉलिसी में क्या कमी है, कि किस तरीके से वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे प्रॉपरली नहीं हो पाती है, क्या है उसकी कमी, देखो क्या है। थ्रू इट्स क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक CRR, OMO, bank rate, OMO means open market operations, bank rate, etc. A central bank aims to control the broad monetary base and broad liquidity. But sometimes serious problem arise. This make monetary policy an ineffective weapon. तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए CRR, OMO, बैंक रेट, इन सब का एक्सेट्रा, इन सभी इत्यादि चीज़ों का उपयोग करता है। इन सब का उपयोग करता है और मार्केट में ब्रॉड मनी बेस, मॉनेटरी बेस, ब्रॉड लिक्विडिटी, इन सबको कंट्रोल करने का काम रहता है। बट कभी कभी इकोनॉमी में क्या इतनी सीरियस प्रॉब्लम्स हो जाती है, आ जाती है, कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, जो उसके वेपन्स होते हैं, इनइफेक्टिव हो जाते हैं, वो काम नहीं करते हैं। तो यूजुअली कॉमर्शियल बैंक्स होल्ड कैश इन एक्सेस ऑफ द CRR, faced with an excess cash, reserve bank need not reduce the volume of credit, they can simply reduce their cash ratio toward the minimum. तो कॉमर्शियल बैंक्स को क्या रखना, CRR रखते वो, लेकिन वो एक्सेस पड़ा रहता है, उसका कोई यूज़ नहीं होता है मार्केट में। तो यूज नहीं होने की वजह से तो एक्सेस रिजर्व पड़ा रहता है, तो बैंक्स उसका बिल्कुल भी कोई यूज नहीं कर सकते, ना ही उसको अपन अगर वो उसको वॉल्यूम को घटा भी नहीं सकते, रिड्यूस भी नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट इज फर्दर मैसिव ग्रोथ ऑफ अनकंट्रोल्ड इंस्टीट्यूशंस हैज आल्सो ग्रेटली रिड्यूस्ड द एफिशिएंसी ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। यूजुअली uncontrolled non-banking financial institutions are not subject to cash reserve requirement imposed by the central bank. जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनके ऊपर जो सेंट्रल बैंक के जो रूल्स है, जो कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट्स रखने के, ये रूल्स रेगुलेशन फॉलो उनके ऊपर इम्पोज नहीं होते हैं, उनके ऊपर प्रभावी नहीं होते हैं। ठीक है, इस वजह से वो, क्योंकि वो तो मार्केट में ज़्यादा नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है तो वो तो RBI के रूल्स रेगुलेशन ही फॉलो नहीं करते हैं, उनके ऊपर इम्पोज नहीं होते हैं, तो वो मार्केट में कितना लोन दे, कितना लोन ले, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट इज दीज इंस्टीट्यूशंस नाउ प्रोवाइड हुज लैंडेबल रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाइड बाय सेंट्रल बैंक, सम sort of
disintermediation, switching of business away from the banks which are subject to control take place। कि मैंने बताया कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये ह्यूज लैंडेबल रिसोर्सेज में इकोनॉमी में प्रोवाइड करवाते हैं, तो ये सारे क्या बंद होने के लायक होते हैं, फिर बंद कर कंट्रोल करना पड़ता है इनको ये सारे। बैंक्स ऑफ्टन इंड्यूस कस्टमर्स टू टेक लोन इन ए फॉरेन करेंसी from one of their overseas branches and then convert the currency into rupees. In the absence of foreign exchange control, this practice is followed by banks. Anyway, lending continues in the midst of restrictive monetary policy. These problems therefore seriously restrict the efficiency of monetary policy. तो बैंक्स क्या होते हैं, अपने जो कस्टमर होते हैं, उनके कंज्यूमर्स होते हैं, उनको क्या फॉरेन करेंसी के रूप में जो उनकी फॉरेन ओवरसीज़ ब्रांचेज मतलब फॉरेन जो कंट्रीज़ में उनकी ब्रांचेज है वहाँ से वो क्या फॉरेन करेंसी में लोन प्रोवाइड करवाती है, तो फिर उसको उस रुपीज़ को रुपीज़ में कन्वर्ट कर लिया जाता है, रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेता है। इसी तरीके से और भी बैंक होते हैं वहाँ इस तरीके से जो फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल एब्सेंस होता है, इस वजह से वो बैंक्स भी सारी चीज़ें करने लग जाती है। इस वजह से मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है, जो रेस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी में भी ये सारी चीज़ें जारी रहती, क्योंकि वहाँ के रूल्स लगेंगे, अपने यहाँ रूल्स लगेंगे। इस वजह से प्रॉब्लम होती है मॉनेटरी पॉलिसी के इफ़ेक्टिवली उसके क्रियान्वयन में, उसके यूज़ होने में, उसके प्रभावी होने में मॉनेटरी पॉलिसी इसलिए प्रभावी नहीं होती है क्योंकि फॉरेन ब्रांचेज होती है। फॉरेन ब्रांचेज में क्या होता है, वो वहाँ के रूल्स रेगुलेशन मानेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो फॉरेन करेंसी में लोन प्रोवाइड करवाएंगे, तो फॉरेन करेंसी में रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे बाद में कस्टमर उसको। इस वजह से भी ये वो कंटिन्यूस जारी रहता है। अपनी रेस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी होती है, उसमें लोन कम से कम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वहाँ फिर भी कंटिन्यूस जारी रहता है। नेक्स्ट इज monetary policy is less effective in controlling cost push variety of inflation। जो cost push variety होती है इन्फ्लेशन की, उसको कंट्रोल करने में मॉनेटरी पॉलिसी होती है इनफेक्टिव होती है, लेस इफेक्टिव होती है। टुडे एंड एडमिनिस्ट्रेड प्राइस बेस्ड सिस्टम कंड्यूस cost push inflation, price hike of say petroleum products and salary revision of government employees are considered to be the most important source of inflation in India। तो ये क्या होती है, प्राइजेज इंक्रीज हो रही है, प्राइजेज हाइक ऊंची होती जाएंगी, इससे कॉस्ट इन्फ्लेशन में क्या ये सिस्टम मॉनेटरी पॉलिसी से कंट्रोल नहीं होता है, तो इसमें भी इनफेक्टिव हो गई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी। Next is such administered wage price system is not subject to central bank credit control instruments. Again, black money is another source of inflation. Monetary policy, in fact, cannot combat black money. However, for this, central bank must not be blamed. तो बैंक्स क्रेडिट जो होते हैं, वेज प्राइस कंट्रोल करना, ये वेज प्राइस सिस्टम, ये सब क्या होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के क्या इंस्ट्रूमेंट्स क्या कंट्रोल में नहीं होते, सब्जेक्ट में नहीं आते हैं। और साथ में ब्लैक मनी होती है, वो ब्लैक मनी भी एक इन्फ्लेशन का अदर सोर्स होता है, तो ब्लैक मनी को भी जो सेंट्रल बैंक होता है उसको कंट्रोल नहीं कर सकती है। इस वजह से भी ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है इनइफेक्टिव है। नेक्स्ट इज in government run industries, government is the supplier of lendable resources. These industries may not be handicapped by the shortage of money, thus contractionary monetary policy pursued by the central bank lost much of its effectiveness when government provides funds for its industries। गवर्नमेंट जो रन इंडस्ट्रीज है बहुत सारी क्या है जो हैंडीकैप्ड है, शॉर्टेज ऑफ मनी है उनके पास, तो उसमें क्या होता है तो गवर्नमेंट के द्वारा जो रन इंडस्ट्रीज है उनमें क्या मार्केट वो ख़त्म ना हो जाए, वो क्या हैंडीकैप्स ना हो जाए, उनमें मनी की सप्लाई कम ना हो जाए। इस वजह से जो गवर्नमेंट होती है उनको सेंट्रल बैंक के द्वारा लोन उनके पास मनी की सप्लाई हो जाती है, सप्लाई ख़त्म ना हो, इस वजह से मनी की सप्लाई करनी पड़ती है। तो जब मनी की सप्लाई हो रही है तो मार्केट में
फिर सर मॉनेटरी पॉलिसी का आरबीआई का क्या रोल रह गया, क्योंकि वहाँ कह रहे हैं कि वहाँ कंट्रोल होनी चाहिए मनी सप्लाई, लेकिन वहाँ कंट्रोल नहीं हो रही है, इस वजह से भी मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव है। In view of this, it is said that a government committed to a sustained reduction in growth of money supply will find this very difficult unless it restricts in the size of public sector deficit. What is difficult to control the volume of deficit, since the government is rather hesitant in raising tax rates and in cutting government expenditure. Consequently, demands for money and supply of money increase, thereby frustrating the effectiveness of monetary policy. और जो आरबीआई के द्वारा जो अगर मनी की कंट्रोल किया जा रहा है तो गवर्नमेंट कैसे लोन प्रोवाइड करेगी, डिफ़िकल्ट होगा उनको उन इंडस्ट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करवाना, पब्लिक सेक्टर जो डेफिसिट है उस घाटे को पूरा करना डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन जो डेफिसिट कंट्रोल करने की जो क्वांटिटी है, गवर्नमेंट मात्रा है, घाटे की मात्रा को नियंत्रित करना मुश्किल है, क्योंकि सरकार क्या है टैक्स दरों को बढ़ाने में और जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको संकोच करती है, क्योंकि भाई अगर टैक्स रेट बढ़ गई है तो मार्केट वोट नहीं तो कौन देगा बाद में, टैक्स रेट बढ़ जाएंगी तो मार्केट गवर्नमेंट जनता में अविश्वास जागेगा, हमारे टैक्स रेट बढ़ा दी है, एक्सपेंडिचर कम होंगे तो डेवलपमेंट रुक जाएगा, ये सारी चीज़ें। इसके रिजल्ट में क्या होता है, जो मनी की डिमांड होती है और मनी की सप्लाई होती है वो इंक्रीज़ करनी पड़ती है। मनी की डिमांड होगी, डिमांड इंक्रीज़ होगी तो मनी की सप्लाई भी हमें इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। इससे क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव रहती है। बिकॉज दिस प्रॉब्लम एंड एक्सपर्ट्स आर्ग्यू इन द फॉलोइंग वे, एंड एज फाइनेंशियल कंसोलिडेशन इज ए prerequisites for the operations of monetary policy, its success does not solely depends on its design and use. Monetary policy is, however, going through a process of trial and error, and there is a long way to go before an effective policy can be designed. तो इन्होंने आर्ग्यू किया कुछ बेस पे, तो वो कहते हैं कि जो अपनी फिस्कल पॉलिसी के साथ में अगर मॉनेटरी पॉलिसी का अगर ऑपरेशन साथ में हो, कि दोनों की सफलता संचालन की एक शर्त है कि इसकी सफलता केवल किस पे डिपेंड करेगी डिज़ाइन और यूज़ पर डिपेंड करती है। मॉनेटरी पॉलिसी का ऑपरेशन साथ में, मॉनेटरी पॉलिसी के साथ में फिस्कल पॉलिसी का ऑपरेशन हो तो ये इनकी सक्सेस किस पे डिपेंड करती है, डिज़ाइन और उसके यूज़ पर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि इस पे भी डिपेंड करती है कि मौद्रिक नीति, हालांकि एरर और जो ट्रायल और एरर है इसके बेसिस पर देयर इज़ ए लॉन्ग वे टू गो बिफोर टू एफिशिएंट पॉलिसी कैन बी डिजाइन। तो केवल डिज़ाइन करने से ही नहीं और उसके यूज़ करने से ही नहीं, उसके इम्प्लीमेंटेशन भी तो सक्सेसफुली करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट है उन मॉनेटरी पॉलिसी का और फिस्कल पॉलिसी का, तो वो इम्प्लीमेंट कर इफेक्टिवली हो उसका इम्प्लीमेंटेशन, तो जाके इन दोनों की जो सक्सेसनेस है वो ज़्यादा निकल के आएगी। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज दैट इज डज नॉट प्रोड्यूस इमीडिएट इफ़ेक्ट्स नहीं फॉलो करती है मॉनेटरी पॉलिसी, वट ऑपरेट्स ओनली आफ्टर सम टाइम, लंबे समय के लिए जारी रहती है, तब जाके इफेक्टिवनेस नज़र आती है मॉनेटरी पॉलिसी की। In policy making, one observes design lag and implementation lags. Design lags arise because of bureaucracy और उसके implementation में, उसके डिसीजन में भी, इन सब में क्या होता है, लंबे समय की ज़रूरत होती है। एक साथ में हमारी ब्यूरोक्रेसी है जो सही नहीं है, इस वजह से लंबा टाइम लगता है। फर्दर पॉलिसी मेकर्स आर रेदर कॉशन्स इन चेंजिंग पॉलिसी। Implementation lags arise because policy change take time to impact on economic behavior. तो इकोनॉमिक बिहेवियर में पॉलिसी के इम्पैक्ट के लिए लंबा समय चाहिए होगा, क्योंकि पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन के लिए लंबे समय की ज़रूरत होती है, क्योंकि इम्पैक्ट लंबे समय में ही आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। ठीक है, Lapse and Crystal argue that the long and unpredictably variables implementation lag makes monetary fine-tuning difficult and possible disabling. This is because the impact of policy is
felt much later than the time the policy design is made and circumstances may have changed in the meantime। तो जो है लिप्सी है और क्रिस्टल है, ये दोनों क्या कहते हैं कि जो लंबा टाइम है मॉनेटरी पॉलिसी में, सबसे ज़्यादा लंबा, अगर इम्प्लीमेंटेशन में लंबा टाइम हो रहा है तो मॉनेटरी पॉलिसी कैसे एस्टैब्लिश होगी और कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिवली होगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, इन्होंने कहा है कि पॉलिसी का जो डिसीजन है, पॉलिसी डिसीजन इम्पैक्ट ऑफ द पॉलिसी फेल्ट मच लेटर द टाइम द पॉलिसी डिसीजन मेड। तो लंबे समय में भाई पॉलिसी के बनाने में लंबा समय चाहिएगा, साथ में इसकी जो परिस्थिति है जो लंबे समय में क्या होती है, लंबा समय चाहिएगा, क्योंकि पॉलिसी इफेक्टिवली अपन को अगर बनानी है, मॉनेटरी पॉलिसी की इफेक्टिवनेस अगर नज़र आएगी वो लंबे समय में आएगी और लंबा समय उसके लिए बनाने के लिए चाहिएगा। तो एक लंबे सर्कमस्टांसेज ही चेंजेज होते हैं। इस सर्कमस्टांसेज में क्या होता है, लंबे समय का कोई पता, अभी आपको जैसे मैं प्रेजेंट में बैठा हूँ तो इन फ्यूचर मुझे क्या पता क्या होगा, तो इन फ्यूचर ही ट्रेंड्स होते हैं इकोनॉमी के, वो बदल जाते हैं, तो वे इफेक्टिवली उसकी इफेक्टिवनेस ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अब कंक्लूजन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें, इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी द गवर्नमेंट कैन यूज ईदर मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी, बट neither monetary policy or nor fiscal policy should be considered as a precise means of controlling aggregate demand. Each policy has its own strength and weakness. In view of this, both monetary and fiscal policy are simultaneously employed in every economy. तो क्या इकोनॉमी को स्थिर करने के लिए क्या गवर्नमेंट क्या मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी दोनों का यूज़ कर सकती है, मौद्रिक नीति का और राजकोषीय नीति का, लेकिन न तो राजकोषीय नीति, न तो फिजिकल पॉलिसी, न ही मौद्रिक नीति, दोनों का एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है ये। ठीक है, ये डिमांड को, एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है ये दोनों। तो प्रत्येक नीति पॉलिसी होती है, ईच पॉलिसी के अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है, वीकनेस होती है, इन सबको देखते हुए इकोनॉमी में, फिर एक एवरी इकोनॉमी में जो पॉलिसीज़ है, फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों बननी चाहिए एक साथ में, और एक साथ में नियोजित होनी चाहिए, प्लान होनी चाहिए वो ऐसा। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपके इस आज मॉनेटरी पॉलिसी अपनी ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे।